अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। इजराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फजाई हमला किया है। तेहरान के शुमाल मशरिकी इलाके में धमाकों की जोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं। बाज़ मकामात पर धुएं के बादल उठते दिखाई दिए हैं। इजरायली वज़ीर दिफा के मुताबिक इजराइल ने ईरान में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इजरायली फौजी अहदेदार का कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इजराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरानी हुकूमत के पास तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी इजराइल और दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल करने का दावा कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल फजाइया के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया है। अपने नाज़रीन को इस अहम तरीन खबर से मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं, जबकि खबरसां एजेंसी ने इजरायली फ़ज़ाई हमले में पासदाराने इनक़लाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी समेत कई जौहरी साइंसदानों को शहीद होने का दावा किया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने खबरसां एजेंसी का दावा मुस्तरद कर दिया है। ईरानी मीडिया का यह कहना है कि जनरल बाकरी जिंदा और बखैरियत हैं। ईरानी मीडिया ने इजरायली हमले में पासदाराने इनक़लाब के सरबराह हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान में पासदाराने इनक़लाब के सदर दफ्तर को इजराइल ने निशाना बनाया है। आपको बताते चलें कि इजराइल की जानिब से लग यही रहा है कि उसने ईरान के खिलाफ जंग का बाकायदा आगाज कर दिया है और इसी तनाजुर में मुताद्दिद फ़ज़ाई हमले दागे गए हैं इजराइल की जानिब से ईरान पर, और बताया जा रहा है कि जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि ईरानी मीडिया ने तेहरान के शुमाली और मगरबी इलाकों पर इजरायली फ़ज़ाई हमले की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ज़ाई हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है, जिसमें बच्चों समेत कई अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया का यह बताना है मुताद्दिद इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। तेहरान और इस्फहान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तेहरान के इमाम खमेनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास इस वक्त जारी है। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट करार दे दिया है। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की कमेटी के नुमाइंदे इब्राहिम रज़ाई ने इजराइल को ईरान के जवाबी हमले से खबरदार करते हुए कहा है कि तल अवीव की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आपको इस खबर से मुतालिक आगाह करते चलें कि ये अहम तरीन खबर है जो कि हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। अपने नाजरीन को बताते चलें कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ये कहना है कि इजराइल की बका के लिए ईरान पर हमले ज़रूरी थे। कौम से खिताब में नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरानी फ़ौजी तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और सरकर्दा जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया है। इजरायली वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि उनकी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है, जबकि दूसरी जानिब ईरानी मीडिया की जानिब से बाकायदा तौर पर यह दावा भी किया जा रहा है और उनकी जानिब से ये बारहा कहा जा रहा है कि इजराइल ने शहरी आबादी को निशाना बनाया है, जिसमें आम आवाम समेत मुतादिद बच्चे भी शहीद हो गए हैं। जबकि नेतन्याहू की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमारी लड़ाई ईरानी आवाम से नहीं है बल्कि ईरानी आमरीत से है और हमने शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया है। जबकि दूसरी जानिब अपने नाज़रीन को बताएं कि इजराइल के ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना इजलास तलब कर लिया है और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है जिसमें अमरीका मुलाविस नहीं है और मार्को रूबियो ने खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया है। तो अपने नाज़रीन को बताते चलें इस तमाम तर सूरत हाल में अमरीका ने किसी भी किस्म के ताउन का हवाले से बारहा ये बात कह दी है कि अमेरिका की किसी किस्म की कोई सपोर्ट इसराइल को हासिल नहीं है। ये यकतरफा कार्रवाई इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ की गई है। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। तेहरान के शुमाली मशरिकी इलाके में धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं। बाज़ मकामात से धुएँ के गहरे बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली वज़ीर दिफा का ये कहना है कि इसराइल ने ईरान में जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इजरायली फ़ौजी अहदेदार का ये कहना है कि ईरान के पास चांद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इजराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरानी हुकूमत के पास तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी इजराइल और दुनिया के लिए ख़तरा है। उन्होंने ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल करने का दावा भी किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ज़ाइया के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने इन हमलों में हिस्सा लिया है। तो अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये अहम तरीन खबर है और जिससे अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। एक जानिब आप देख सकते हैं ये मनाजिर जो हैं
इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आप क्या समझते हैं जो अब इजराइल की जानिब से ये जो हमले किए जा रहे हैं ईरान पर, इसके खत्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और अब सूरत हाल किस तरफ जाती हुई आप देख रहे हैं? ये हमारे ख्याल में देखें कि बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है और ये इस तरह के जो एक्शन लिए गए हैं इजराइल की तरफ से, देखें इंटरनेशनल ऑर्डर इससे कोलैप्स हो सकता है। जब आप अपने मनमानी करेंगे, आप खुद ही अपने जज बनेंगे, एग्जीक्यूटर बनेंगे और डिसीजन देंगे, तो फिर ये मेरे ख्याल में सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी देखिए इसके इम्प्लीकेशन बड़े सीरियस होंगे। एक तो ये है कि ईरान ने ऑलरेडी वाजे किया था कि अगर कोई हम पे स्ट्राइक्स होंगे तो हम अमेरिकन इंटरेस्ट जो बेसिस हैं खित्ते में उस पर स्ट्राइक्स करेंगे। तो अमेरिकन बेसिस जितने भी है वो सारे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, अरब के ममालिक में है। चाहे देखे बहरीन में 5th फ्लीट है, कतर में सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेड क्वार्टर है, ओमान में मौजूदगी है इनकी, सऊदी अरब में मौजूदगी है, जॉर्डन में है, सीरिया में है, इराक में है। सो अगर इस तरह ये स्ट्राइक करते हैं तो इट विल गो, खित्ता जो एक वाइडर कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा और इसमें एक वाइडर रीजनल वार इसमें हो सकती है। और सेकंड देखें कि एक जो राइज होगी एक ऑयल प्राइसेस में, एकदम अभी ऑलरेडी स्टार्ट इसमें हो गई है और वो एक ग्लोबल इकोनॉमी पे इसके बड़े असरात होंगे, क्योंकि इस एरिया से 40% दुनिया का तेल स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। तो वो इसके अभी लपेट में आ जाएगा। हौतीस वहां पे एक्टिवेट होंगे, तो वो ऑलरेडी वहां पे उसको डोमिनेट कर रहे थे। अब ईरानियन यहाँ पे शिप्स को टारगेट करेंगे, तो उसके भी है। तो सो रेड सी भी देखें कि हाथ से निकल जाएगा। तो एक किस्म के जो खतरात है जो खित्ते में है, तो फिर इसको इंटरनेशनल इसकी, जैसे मैंने कहा कि इम्प्लीकेशंस होंगी। दुनिया ऑलरेडी तकसीम हो चुकी है, बिटवीन दी रीअलाइनमेंट्स हो चुकी है। अमेरिकन कैंप में है, कुछ रशिया और चाइना के कैंप में लोग गए हुए हैं। तो इससे एक जो है बड़ी सख्त डिवीजन होगी। ऑलरेडी देखे दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, रूस और यूक्रेन का हुआ है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया की दहशतगर्दी हुई थी उसका हमने जो रिस्पांस दिया था, वो एक सिचुएशन यहाँ हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में गजा में जो सिचुएशन है और इस एल्सवेयर दुनिया में बहुत सारे हालात खराब हैं। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट है स्पेशली वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, यहाँ दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती है। उससे ये है कि खित्ते में ये देखें इससे इंस्टेबिलिटी आएगी और खित्ता में बहुत सारे ममालिक इसमें इनगल्फ हो सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो अभी उनका जो नेशनल सिक्योरिटी का जो उन्होंने एक इजलास बुलाया है, उसके बाद जो डिसीजन वो देते हैं या उसके बाद वो क्या फैसला करते हैं। क्यों आल्दो मार्को रूबियो ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं है, बट उन्होंने डिफेंड किया है कि जो इजराइल ने किया अपने डिफेंस में किया है। तो वो बड़े एक मेरे ख्याल में सीरियस है। अगर आपको याद हो तो आज से 2 महीने पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको 60 दिन की मोहलत दी थी ईरान को कि जी आप इसके दौरान में कोई डील कर लें। अब ये 60 दिन हो गए थे, इसके बाद से ये सब कुछ हुआ है। तो अभी मतलब ये है कि इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द रीजन। लेट्स सी, देखें इस सिचुएशन अभी इजराइल ने जिस तरीके से अटैक्स किए हैं, देखें कि यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स पे गए हैं, नेतान्स पे गए, किरमान में है, तेहरान में है, एल्सवेयर भी टारगेट किए हैं। फिर उन्होंने उनकी जो इम्पोर्टेंट लीडरशिप है उनको टारगेट किया है। और जिस तरह आप देखें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो मेजर जनरल हुसैन सलामी की जान बहक होने की इतलात हैं, 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की इतलात हैं, एक और जनरल के असैसिनेशन की इतलात हैं। तो बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बाद ये टारगेट किए गए। तो इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द रीजन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल अमेरिका ने तो इस बारे में बोल दिया है कि इसमें किसी भी किस्म की मामलत हासिल नहीं है अमेरिका की जानिब से और ये यकतरफा कार्रवाई है इजराइल की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हर जगह दिफा करता हुआ वो इजराइल का ही नजर आता है। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि खित्ते में किसी किस्म की कोई कशीदगी ना बढ़े और इजराइल को भी रोका जाए कि वो किसी किस्म की कोई यकतरफा कार्रवाई ना करे? देखें जी, अभी लोगों की असेसमेंट भी यही है कि बेसिकली इजराइल ने प्रीएम्प्ट किया है और क्योंकि उनको खदशा था कि कोई डील अमेरिका इनके साथ कर जाएगा। सो देयरफॉर उसको रुकवाने के लिए इट इज ए प्रीएम्प्ट, हम जो कह सकते हैं अटैक्स हुए हैं ताकि वो डील ना हो सके। क्योंकि दे नेवर, इजरायली नेवर वांटेड कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। क्योंकि देखें कि जो कल जो कंक्लूजन हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने एक्यूज किया, एलिगेशंस लगाई कि ईरान नॉन कंप्लायंस कर रहा है। 60% उन्होंने कहा यूरेनियम को इनरिच कर दिया है और उनका यह था कि चंद 3-4 हफ्ते के अंदर वो
اتنا یورینیم بنا سکتے ہیں کہ 1 سال کے اندر 10 نیوکلیر بم بنا سکتے. سو دیٹ واز اے سیریس ڈیولپمنٹ. اور اس میں دیکھیں 19 ممالک نے فیور میں کیا تھا اور 3 ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس کو اپوز کیا تھا, چائنا, رشیا اور برکینا فاسو نے. تو میں سمجھتا ہوں دیٹ واز سیریس ڈیولپمنٹ. اس کو بیس کر کے یہ ساری ایکٹیویٹی انہوں نے آگے جنریٹ کر دی ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورم کا جو یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے ان کا انہوں نے بھی عدم اعتماد کا ایران پہ اظہار کیا تھا, تو اس کو انہوں نے بیس بھی بنایا ہے اور اس کے بعد سٹرائکس کی ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی ہٹ درمی مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے. ایک جانب غزہ کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہر جگہ اس کا دفاع کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے. یقینی طور پر اسرائیل کی جانب سے اس طرح کے حملے کرنا کہیں نہ کہیں معاونت تو امریکہ کی جانب سے اس کو حاصل ہوتی ہی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر بغیر کسی ڈر و خوف کے وہ اب ایران پر بھی اس طرح کے حملے کرنا اس نے شروع کر دیے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کو اب مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ جو حملے ہیں اس میں کسی طرح سے اسرائیل کو بھی روکا جائے تاکہ وہ یہ سب صورتحال جو ہے مزید کشیدگی سے بچا جا سکے خطے میں؟ جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ان کی کوشش تو تھی کہ ہی سیڈ کہ آئی ایم اے ڈیل میکر اور میں چاہتا ہوں امن ہو, بات چیت ہو, ہم ڈیل کریں. تو وہ ایک خدشہ اسرائیلیز کو یہ تھا کہ کوئی کہیں سے کہیں نہ جا کے یہ ڈیل کوئی ہو جائے. تو ابھی بھی امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار اس میں ادا کریں. اب بقول اسرائیلیز کی دے ہیو بین سکسیڈڈ کی ان ڈسٹرائنگ جو ایرانین نیوکلیر کیپیبلٹیز کو, کیا وہ بم کی جو کیپیبلٹی ہم نے وہ ڈسٹرائی کی ہے. تو ابھی وہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور ابھی بھی ٹائم ہے. لیکن میرا خیال میں ایران کے لیے ابھی ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ دیکھیں کہ ایک نیشنل ریزالو کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کا جواب تو ضرور ایک جواب آئے گا اور بڑا مجھے لگتا ہے اٹ ول بی اے لیتھل رسپانس فرام ایران. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جیسا کہ متنبع تو ایران بھی مسلسل کر ہی رہا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی کارروائی نہ کی جائے. اگرچہ ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت سخت جواب دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں ایران یا ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاموش رہے گی یا کوئی جواب دیا جائے گا ایسا کہ جس میں اسرائیل کو کچھ نہ کچھ آگے اس طرح کی کوئی کارروائی نہ کرے, اس کو نصیحت ہو سکے؟ نہیں, بالکل جواب دیں گے جی. میں نے دیکھیں کہ ان کے پاس آلریڈی ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے, ان کے پاس جو میزائل سسٹم ہے تمام میزائل ہے آلموسٹ وہ اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس سجیل ہے, خرم شہر ہے, عماد نامی ہے, حاجی قاسم ہے, فتح 2 ہے. یہ وہ میزائل ہے جو لاسٹ ٹائم انہوں نے فائر کیا تھا, ابھی بھی یہ فائر کریں گے. پھر ڈرون سسٹم ان کی بہت بڑی کیپیبلٹی ہے. سو ایران رسپانس ضرور کرے گا. آلریڈی انہوں نے کلیئر کیا تھا, ان کے رہبر کی طرف سے بھی کلیئرٹی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو ہم جواب دیں گے. 2 دن پہلے ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی بات کی تھی. تو جواب ضرور آئے گا اور جواب میرے خیال میں بڑا سخت ہوگا. دیکھیں لیکن اسرائیل میں یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیفنس کا ایک بڑا شیلٹر سسٹم آلریڈی ان کے بڑے سنا ہے کہ جدید قسم کے شیلٹر سسٹم ہے. لیونگ اسائڈ جو عرب اسرائیل کے اندر رہتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہوں گے تو سٹرائکس ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ یقیناً ہوگا. آئرن ڈوم ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہاں تک روک سکے. لاسٹ ٹائم بھی اکتوبر 24 میں اتنا وہ کامیاب نہیں رہا تھا, اسٹل میزائلس جا کے انہوں نے ہٹ کیے تھے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جیسا کہ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, ان کی جو اور اس طرح ہم نے کسی بھی قسم کی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا ہے. لیکن ایرانی میڈیا کا یہ باقاعدہ طور پر دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے جس میں بچے بھی شہید ہوئے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے اب یہ جنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے, باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں میرا خیال میں سمجھتا ہوں جی یہ ایران کی جو سینٹر آف گریویٹی ہے دیٹ ہیز بین ہٹ. جو نیوکلیر پاورز جو ان کے جو ایریاز تھے وہاں ہٹ کیے ہیں. اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنے عرصے سے اس پہ یہ کام ہو رہا تھا اور جس طریقے سے ہم نے پاس میں بھی دیکھا ہے ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ بھی مارے گئے تھے. محسن فخری زادہ کو ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ جس طریقے سے اس کی اسیسینیشن ہوئی تھی اور پھر قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن کروائی گئی تھی جب وہ عراق میں تھے. تو دیکھیں کہ ابھی جس طرح اطلاعات آ رہی کہ ودن ایران کے اندر سے بھی حملے ہوئے ہیں, جو ان کے ایجنٹس تھے, جو لوگ وہاں پہ تھے, جو ان کے لیے تھے, اور جو ٹارگیٹڈ جس طرح ہوا ہے. دیکھیں ریزیڈینشیل کمپلیکس کو ٹارگیٹ کیا گیا, لیکن جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں, جو لیڈرشپ ماری گئی ہیں جس میں بچے ہیں, خواتین ہیں, تو وہاں پہ جو سویلین ٹارگیٹس جب ہٹ ہوئے ہیں تو وہاں بھی ایک کیجویلٹیز ہوئی ہیں.
تو آلدو دیکھیں یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کا جو کنسپٹ یہی تھا کہ ان کو پیرالائز کرنا، تمام ڈیسیجن میکنگ نہ ہو سکے، اور سیکنڈ یہ بھی تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے کہ اس کو یہ کوئی اپنی مینیوربلٹی ان کی نہ رہے اور یہ پیرالائز رہیں، اور تاکہ وہ پھر ان کو مفلوج اور یہ آلموسٹ دیکھیں اسی طرف سے جا رہے تھے، اس طرح لیڈرشپ پر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو لیکن دیکھیں میرے خیال میں ایران جیسا میں نے کہا ویسٹ ایشیا میں ویری پاورفل کنٹری ہے، تو اس کا ایک رسپانس ضرور وہ دے گا، اور ایران کے لیے بھی پبلک کا جو پریشر بھی ہوگا، لیڈرشپ کے لیے بھی ہوگا، تو میرے خیال میں ایران سے ابھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، لیکن یہ بدلہ وہ ضرور لیں گے، اور لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے آگے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں اور اسی تناظر میں یہ حملے کیے گئے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایران کی جانب سے اگر یہ جوہری ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری بھی تھا تو اس کی روک تھام کے لیے آلریڈی جو صدر ٹرمپ ہیں ان کی جانب سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور وہ کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار تھے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی جو ہے بات چیت طے پا جائے؟ تو اس میں ایک یک طرفہ یہ حملے کر دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کا ایک منہ بولتا ثبوت نہیں ہے کہ اب اس کو بھی اس طرح کی کارروائیوں سے روکا جائے اور کوئی سخت جواب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان کو کوئی تنبیہ کی جائے اسرائیل کو؟ یہ دیکھیں، یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ یونیلیٹر جب آپ فیصلے کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کسی کے ملک کی سورینٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس سے ہم یہ خطرہ ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے دنیا میں وہ کولیپس کر جائے گا۔ ہر بار اگر ملک پاورفل جو ہے اپنی من مانی کرے گا تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ دیٹ از ون تھنگ۔ سیکنڈ دیکھیں کہ اٹ از واز بیسیکلی پری ایمپٹ کیا ہے اسرائیل نے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے ایران اور امریکہ میں کوئی ڈیل ہو جائے، سو اس کو روکنے کے لیے پری ایمپٹ کیا ہے تاکہ وہ نہ ہو سکے۔ سو دیکھیں کہ یہ تمام پاسبلٹیز ہے اور ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ امریکہ بھی دیکھیں، امریکہ تو ایٹ ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو کوشش یہی تھی اسرائیل کی ایک جائنٹ اٹیک ہو امریکہ کے ساتھ مل کے کریں، تو اس پہ امریکہ پہ کئی سالوں سے تیار نہیں تھا۔ یہ پہلی دفعہ پلان نہیں تھا، پلان تو بہت عرصے سے بنتے رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی یہ کیپیبلٹی بڑھا لی تھی۔ اسرائیل نے اپنی ریفولنگ کیپیبلٹیز اور ویپنز اور ایکوپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے وہ کیپیبلٹی حاصل کی تھی، وداؤٹ ایون امریکن سپورٹ ہم یہ اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک چیز واضح ہے کہ اسرائیل اپنے اکیلے اس پہ کبھی کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں، انلیس وہ اس کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے آپ خطے میں دیکھیں، جس طرح حماس والے لڑ رہے ہیں ڈسپائٹ دی ڈسٹرکشن اور سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ لڑ تو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسرائیل ان کو شکست نہیں دے سکا، ڈسپائٹ دی فیکٹ دے آر گیٹنگ آل دیٹ سپورٹ۔ سو اسرائیل اپنے بل بوتے پہ کچھ نہیں کر سکتے انلیس وہ سپورٹ اس کو دائیں بائیں سے ملے، اور اسپیشلی جو ہے ویسٹ کی طرف سے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا اس کے بعد انہوں نے مسلم ممالک کا دورہ بھی کیا تھا، اور وہ دورہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل بھی رہا، اس میں ان کو کافی زیادہ کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ جو اسرائیل ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ تنہا نہ ہو اس خطے میں، اور اس کی دفاع بھی وہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن اب جو اس طرح کی کارروائیاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو دفاع کرنا چاہیے اسرائیل کا؟ میں ابھی مجھے دیکھیں، آلریڈی مارکو روبیو نے تو دفاع کیا، انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں ہے، لیکن ہم اسرائیل نے جو کچھ کیا اپنے دفاع میں کیا ہے۔ تو ابھی اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آئے گی، اور اسٹل وہ کوئی ایسے درمیان میں یقیناً وہ کوشش کریں گے کوئی پھر بھی ابھی بھی کوئی بات چیت کا طریقہ نکالیں، کوئی اس کو چیزوں کو فردر اسکلیشن سے روکے۔ تو میرا خیال میں جو ابھی ڈیولپمنٹ ہو چکی اس کے بعد سے ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں کلیدی کردار امریکہ کا ہے، لیکن وہاں پہ چائنا اور رشیا کا بہت امپورٹنٹ کردار ہوگا۔ یہ وہ دو ملک ہیں جو پریویل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا چائنا نے ریسنٹلی، ہم نے چند مہینے پہلے سعودی سے ایرانیز کو آپس میں ملوایا، پھر اسی طریقے سے بہت سارے فلسطینی گروپس کو آپس میں بٹھایا، اور وہ خطے میں وہ چاہتے تھے کہ امن ہو، اور پھر دیکھیں کہ ان ممالک کا انٹرسٹ بھی ہے یہاں پہ خطے میں۔ چائنا کا جس طرح میں نے کہا یہاں سے تیل جو ہے میجارٹی تیل جو ہے یہیں سے جاتا ہے، پرشین گلف سے ہے، تو ان کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ ہے، تو وہ بھی اس میں پریویل کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ چیزیں مزید واضح ہوں گی کہ کیونکہ
जो अब स्टेटमेंट स्पेशली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मीटिंग जो होगी अमेरिका में, उसके बाद से चीजें क्लियर होंगी वो किधर कहाँ पे खड़े हैं। फिर जो रिस्पांस जो जाएगा ईरान की तरफ से, दैट विल आल्सो डिक्टेट करेगा फ्यूचर किस तरह होता है। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि हमने देखा है कि खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ती ही जा रही है और इजराइल का जो किरदार है वो ऐसा है कि वो किसी भी वक्त कहीं भी हमला कर देता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा कि गजा में की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है, अब ईरान पर यह हमला कर देना, इस तमाम तर सूरत हाल में यकीनी तौर पर जो मुस्लिम बिरादरी है, मुस्लिम ममालिक है, उनमें तशवीश भी पाई जाती है। अब तमाम तर सूरत हाल में आप नहीं समझते कि अब मुस्लिम जो ममालिक हैं उनकी जानिब से कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कि अब वो कोई किरदार जो है खुलकर अदा करें और इसकी रोकथाम के लिए खासतौर पर इजराइल को किसी किस्म की कोई शट अप कॉल दी जाए? जी हाँ, देखें मेरे ख्याल में अभी हमने रिसेंटली देखा कि मिडिल ईस्ट में जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे किया था और उन्होंने कहा कि हम किसी तरीके से किसी हमले ईरान पे हो तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी। और फिर ये चीजें यकीनन प्रेसिडेंट ट्रम्प जब रिसेंट विजिट पे गए थे यूएई में, सऊदी अरब एंड कतर में, तो वहाँ पे ये चीजें वाज़ेह तौर पे उनको बताई गई होंगी। क्योंकि देखें ये अरब ममालिक के इंटरेस्ट में भी नहीं है जो जिस तरह के हालात जो डेवलप हो रहे हैं। तो जिस तरीके से ऑलरेडी इनका देखें पीछे प्रॉब्ली सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ईरान भी गए थे, अब रिसेंटली टेलीफोन पे इनके आपस में बातचीत हुई थी। तो एक ट्रस्ट तो इनके दरमियान में देखें अरब ममालिक और ईरान में डेवलप भी हुआ है और अभी यकीनन ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। स्पेशली देखा ना कि एक ऑलमोस्ट $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, सऊदीज कर रहे हैं और उसको 500-600 बिलियन की कतरी यूएई वगैरह भी कर रहे हैं। तो स्टेक्स हाई हैं, सबके लिए हैं। तो यकीनन कि अरब से भी प्रिवेल कर सकते हैं। देखें इन्फ्लुएंस प्रेसिडेंट ट्रम्प के हालात को वो काबू करें, अपना रोल अदा करें, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल में ईरान की भी इस वक्त अहम तरीन इजलास वहाँ पर जारी हैं और ईरान की जानिब से ये भी अब बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि अब हमारा जवाब जो है वो सख्त होगा और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, नुकसान उठाना पड़ेगा इजराइल को। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर इजराइल को भी इस तरह से किसी हमलों का सामना करना पड़ता है और ईरान भी अब इस तरह से जवाबी कार्रवाई करता है, तो सूरत हाल अंडर कंट्रोल हो सकेगी आने वाले दिनों में और अमेरिका कोई किरदार अदा कर सकेगा? देखिए अमेरिका को तो किरदार अदा करना चाहिए और देखें और उसके बगैर मुमकिन नहीं है। वरना ये देखें जिससे एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दुनिया जाएगी और जिसमें बाकी ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अमेरिका खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हम देखें कोई और पार्टी दरमियान में आगे कुछ और कर देती है, प्रॉक्सीज बहुत एक्टिव हैं खित्ते में, तो सिचुएशन के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं और मतलब बड़ी सीरियस देखें ये डेवलपमेंट है। जो लास्ट ईयर अक्टूबर में स्ट्राइक्स हुए थे तो उसमें वो एनर्जी साइट्स पे गए थे या मिसाइल साइट्स पे गए थे। इस दफा तो देखें कि आपने न्यूक्लियर साइट्स पे भी हिट किया है, आपने इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज को भी हिट किया है, आपने एनर्जी साइट्स पे भी गए हैं, आपने मिसाइल स्टोरेज साइट्स को भी हिट किया है। तो बड़े मैसिव टारगेट्स को सिलेक्ट करके इसके मतलब जो नुकसान पहुंचाए हैं, फिर सिविलियन कैजुअलिटीज की इतलात भी हैं। सो देखें इसका जो मैं समझता हूं कि मैसिव जो इसका रिस्पांस होगा ईरान की तरफ से, ईरान की तरफ से मैसिव रिस्पांस होगा। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, आप बाकायदा तौर पर दिफाई तज्जिया कार भी हैं और गुज़िश्ता कई रोज़ से बल्कि कई अरसा गुजर चुका है, आप देख रहे हैं कि ये जो खित्ता है मज़ीद कशीदगी की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी किस्म का किरदार जो है वो अदा करता हुआ अमरीका नज़र नहीं आता। अमरीका की जानिब से दावे ज़रूर किए जाते हैं कि हम कशीदगी नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो इसराइल को सपोर्ट करता हुआ भी दिख रहा होता है। क्या अब भी ये मुनाफिकाना रवैया अपनाया जा सकता है अमेरिका की जानिब से? नहीं जी, मेरे ख्याल में पीछे अभी हमने रिसेंट डेवलपमेंट में देखी थी कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खित्ते का दौरा किया, देखें सऊदी अरब गए, कतर गए, यूएई गए, लेकिन लोगों को तवक्को थी कि हो सकता है इसके साथ ही वो इजराइल को भी वो करते लिंक करते, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ था। फिर थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर भी एक दिया गया था टू नेतन्याहू। लेकिन देखें कि दुनिया में जिस तरीके से स्पेशली जब हम अमेरिका में पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रांग इजरायली लॉबी है। आप देखें कि
जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो बड़ा मैटर करते हैं। और इजरायली लॉबी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये अमेरिकन पॉलिटिक्स में, सो वो एट टाइम्स वो प्रीवेल करते हैं। तो वो एक फैक्टर है जो हमेशा आप देखें कि इलेक्शंस में भी या बाकी जब सपोर्ट लेना हो तो वो ये लोग बहुत मैटर करते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स जिसको वजह से इन पर प्रेशर होता है। तो अभी मेरा ख्याल में ये सिक्योरिटी मीटिंग जब होती है उससे मजीद वाज़ेह होगा अमेरिका, लेकिन अमेरिका अभी भी कोशिश होगी कि वो दरमियान में रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से इजराइल के दावे हैं कि वी हैव अचीव्ड आवर गोल्स या मिशन या मैंडेट जो उनको था कि वी हैव डिस्ट्रॉयड ये न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल में अमेरिका के पास तो फिर तो वो अमेरिका के पास तो और कोई ऑप्शन है, वो तो कहेगा ठीक है बातचीत अभी कर लेते हैं, अभी सैंक्शंस भी हटा लेते हैं। सो असल तो खतरा तो वो बात कर रहे थे न्यूक्लियर ईरान है थ्रेट टू इजराइल एंड अमेरिका। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि किरदार अभी इजराइल का हम देख रहे हैं खित्ते में कि एक जानिब फ़लस्तीन और गज़ा में जो सूरत हाल है, मासूम बच्चों और नस्ल कुशी का जो सिलसिला एक जारी है, उसमें किसी भी किस्म की कोई रोकथाम नहीं हो रही है, और अब इस तरह से ईरान और दीगर ममालिक को भी इस तरह से ये निशाना बना रहा है इजराइल। इसमें आप क्या समझते हैं कि इजराइल बजाते खुद ये दहशत गर्दाना कार्रवाई नहीं करता हुआ दिख रहा है, इस पर कोई क्यों कुछ नहीं बोल पाता? और ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से आप क्या कहेंगे कि उनको कोई किरदार अब खास तौर पर अदा करने की जरूरत है? जी हाँ, देखें मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये किस्म की आप देखें ना कि बदमाशी है, ये यूनिलेटरल जब आप एक फैसला करते हैं और आप खुद ही जिस तरीके से कभी आप सीरिया में स्ट्राइक्स करते हैं, कभी लेबनान में करते हैं, कभी इराक में करते हैं और कभी जाके आप यमन में अटैक्स करते हैं, अभी आपने ईरान में किया। तो देखें इससे खतरा ये होता है कि इस तरह के जब वाकयात आप खुद करने लगते हैं, खुद ही डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व होते हैं, जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर, उससे फिर ये है कि यकीन उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसके यकीन अभी इम्प्लीकेशंस वो अभी इसको देखें कि जो होंगे उनके साथ जो होगा। और देखें इस तरह के वाकयात से इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, दुनिया का अमन तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और जिस तरीके से गरीब या मजबूत जो ममालिक ने उनके तो बड़े मसाइल होंगे। देखें जब हमारे केस में भी जब इंडिया ने पाकिस्तान में न्यू नॉर्मल या न्यू नॉर्म करने की कोशिश की थी, एस्टेब्लिश करने की, तो हमने तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उनको तो अभी तो अगले 10 नस्लें याद रखेंगी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ किस तरीके से पंगा लिया था। तो देखें कि आप की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे तो कोई मुल्क कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान ने तो हमने तो इंडिया को वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये आप करेंगे, तो हमने जो किया है तो आप देखें वाज़ेह पैगाम आपकी बर्री फौज ने भी दिया, आपकी फज़ाया ने भी दिया, आपकी नेवी भी तैयार थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में आप देखें ना कि सीरिया में जाके ये स्ट्राइक करते, गोलान हाइट्स से आगे निकल के तो इजरायलीज बैठे हुए हैं, ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट ये प्लान करके लेके फिर रहे हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है तो 22 है, तो अभी अरब ममालिक के लिए अनफॉर्चुनेटली देखें कि इनमें कोई इत्तेहाद नहीं है। OIC जो अरब लीग थे वो एक रेजोल्यूशन आपस में बैठ के पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपस में इख्तलाफात हैं, तो बड़ा एक सीरियस किस्म की है। तो अभी भी अरब ममालिक का यकीनन अरब लीग का भी एक इजलास होना चाहिए, OIC का होना चाहिए, और उसमें बैठ के ये जो इजरायली अटैक्स है इसको बिल्कुल उस पर बहस होनी चाहिए क्योंकि इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द अदर मुस्लिम कंट्रीज। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल ये लम्हा फिक्रिया तो है कि जब कभी किसी मुस्लिम ममालिक पे, जिस तरह कि अब ईरान है वहाँ पर अटैक किया गया है इजराइल की जानिब से, गजा और फ़लस्तीन है वहाँ पर जो भी सूरत हाल है उसमें अरब ममालिक का कोई किरदार बाकायदा तौर पर दिखता नहीं है। हाँ, बयानात ज़रूर सामने आते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि इस तरह से खामोशी इख्तियार करना आगे चलकर आने वाले दिनों में इनके लिए भी परेशानी का सबब बन सकती हैं? बिल्कुल, देखिए ये इजराइल से तो खैर की तवक्को किसी को नहीं करना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ अरब ममालिक हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है, बहरीन है, UAE है, उन्होंने रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं, डिप्लोमेटिक हैं। सऊदीज ने अभी तक नहीं किया। सऊदीज ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होता है तो हम किसी चीज़ में इन नहीं होंगे, और तो वो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज इनकी तरफ से किया है। लेकिन देखें कि इंटरनेशनल अरीना में या इंटरनेशनल लेवल में नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है, हर एक मुल्क ये देखता है।
तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने कहा है, चाहे अरब लीग हो, OIC हो, हम मुस्लिम ममालिक में यूनिटी नहीं है, अपने इंटरेस्ट पे सारे लगे हुए हैं। और देयरफॉर मेरा ख्याल में अभी भी वक्त है कि OIC के प्लेटफॉर्म की बहुत अभी मेरे ख्याल में एक इमरजेंसी सेशन को कॉल करना चाहिए और बैठ के इस पे बहस करके एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, बिल्कुल, और कंसेंसस के साथ। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास होना ज़रूरी है और रोकथाम बहुत ज़रूरी है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा है कि बिल्कुल मार्को रूबियो का तो ये बयान सामने आ गया है कि ये एक तरफा कार्रवाई है इजराइल की, लेकिन अभी इजरायली हुक्काम की जानिब से ये बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि ईरान पर जो हमने हमले किए हैं, हमले करने से पहले हमने अमेरिका को आगाह कर दिया था। ये क्या सूरत हाल है? देखें, इसमें भी अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इजराइल के बकौल कि उन्होंने, जिस नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो उससे बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उनसे उनके कोई सपोर्ट या उनसे क्लियरेंस ली थी। लेकिन ये है कि अब मार्को रूबियो ने बकौल जिसके कि उन्होंने कहा था कि हमने कोई इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं, जो कुछ किया उन्होंने अपने डिफेंस में किया है। तो वो अभी सिचुएशन देखिए कि क्लियर अभी इसलिए भी नहीं है क्योंकि जाहिर तो हमें इम्प्रेशन ये लगा था जब 2 दिन पहले USA ने अपने जब एम्बेसीज को इवैक्यूएट करने के लिए कहा इराक में, और बाकियों को भी कहा कि आप उसको रिड्यूस स्टाफ को कर सकते हैं, तो उससे एक इम्प्रेशन मिला था कि अमेरिका के पास इतनी इंटेलिजेंस थी कि ये कुछ उन्होंने मूवमेंट नोट की होगी, और तो वो एक खबर थी उनके पास थी। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिकन कंसर्न इसमें शामिल होगा। अभी बज़ाहिर अभी तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन जब अब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और ये मिलते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी, तो वो उससे चीजें क्लियर होंगी कि इसमें हुआ क्या है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, क्योंकि अभी तो जो ईरानी लीडरशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा भी पाया जाता है और वो बिल्कुल तैयार हैं कि इसका हम सख्त से सख्त जवाब देंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कशीदगी मजीद ना बढ़े और ईरान अपने आप को तनहा ना समझे, इसमें मुस्लिम ममालिक को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ख़ासतौर पर जो अरब ममालिक हैं उनको आकर इसमें कोई किरदार अदा करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत हाल ना बन सके? देखें, ये यकीनन अभी जो अभी स्टेटमेंट्स आएंगी, तो अभी यकीनन अभी सारे वेस्ट एशिया में सुबह है, तो वहाँ से कोई अभी हम अगले 2 घंटों में हम देखेंगे तमाम जो मिडिल ईस्ट में अरब में इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे उधर से स्टेटमेंट्स आएंगे और यकीनन वो कंडेम भी करेंगे। और स्पेशली देखें कि कोई अरब मुल्क ऐसा नहीं होगा वो जो ज़ाहिर समझता होगा कि वो इस तरह के हमले को सपोर्ट करे। और स्पेशली हमने रिसेंट पास में सऊदीज का बड़ा पॉजिटिव किरदार देखा है, जिस तरीके से उनके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरब, ईरान गए थे, वहाँ उनकी मुलाकातें हुई थी, कुछ चीज़ें भी कन्वे हुए हैं, तो एक ट्रस्ट जो है अच्छे के दरमियान में हुआ था। फिर देखे चाइनीज से किरदार भी रहा है कि ईरान और सऊदी अरब में ताल्लुकात बेहतर बनाने में। तो मुझे तवक्को है कि अभी एक यकीनन एक गल्फ GCC पे भी मीटिंग होगी, अरब लीग की भी होगी, OIC की भी होगी, और इसको यकीनन वो सब मिलकर कंडेम करेंगे। क्योंकि देखें कि आज ईरान को स्ट्राइक्स हुए हैं, कल किसी और के साथ भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली इजराइल का प्लान तो ग्रेटर इजराइल का है ना, इसमें तो सारे अरब ममालिक के एरियाज शामिल है। बिल्कुल, अरब ममालिक और दीगर मुस्लिम ममालिक को भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है इसमें, और ताकि खित्ते में जो अमन है वो कायम रह सके, और इस अमन को सबोताज करने की कोशिश की गई है इजराइल की जानिब से। इजराइल को मुतनब्बह भी किया गया था ईरान की जानिब से। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें ये अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। चीफ कमांडर जनरल हुसैन सलामी की शहादत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, पासदारान इनकलाब की जानिब से ये कहा गया है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने यह कहा है कि इसराइल को हमलों की सख्त सज़ा भुगतना पड़ेगी। इसराइल ने हमलों से अपना भयानक अंजाम का तयन कर लिया है, इसराइल को यकीनी तौर पर नताइज भुगतना पड़ेंगे। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान और इसराइल पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने पर जोर भी दिया है। ईरान पर इसराइली हमले खत्ते की नाजुक सूरत हाल के लिए ख़तरा है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा का भी बयान इस तमाम तर सूरत हाल में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल ईरान हालिया कशीदगी ख़तरनाक है और इसकी रोकथाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए, जबकि बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद ईरानी अथॉरिटी से हम राबते
خطے میں ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ایرانی جو لیڈرشپ ہے اس میں کافی زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ اسرائیل کی جانب سے متعدد فضائی حملے کیے گئے ہیں ایران کے اوپر، اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی حملوں میں متعدد کمانڈرز اور سائنسدان شہید ہوئے ہیں، ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے امریکی حمایت سے ایران پر حملے کیے ہیں۔ ترجمان ایرانی فوج کا یہ کہنا ہے، اور اس بارے میں یہ بیان اسرائیل کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے، جبکہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی معاونت امریکہ کی جانب سے نہیں دی گئی ہے اسرائیل کو۔